ओके, वेलकम गाइस। वेलकम टू द लेक्चर। क्लास 8 की एनसीईआरटी जो है उसको हम लोग देख रहे थे। ओके, क्लास 8 की एनसीईआरटी उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर में आते हैं, रिसोर्स क्लासिफिकेशन। सो इसमें जो है रिसोर्सेज को हम किस के तरीके से कैटेगराइज करते हैं, तीन मेन टाइप में कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले आपका क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। सो दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचर विथ मिनिमम मॉडिफिकेशन। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, वाटर होता है, पानी जैसा होता है हम वैसा ही ले लेते हैं, उसको पैकेज कर देते हैं, दैट इज मिनिमम मॉडिफिकेशन। ओके, सॉइल होता है, वो सॉइल हम एज इट इज लेते हैं नेचर से। करेक्ट। जैसे आपका फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट का टिम्बर होता है, वो हम एज इट इज लेते हैं, उसको मिनिमम मॉडिफिकेशन के बाद तो हमें जो नेचर दे रहा है डायरेक्टली वो आपको यहाँ पर हो जाता है। सो इसमें नेचुरल रिसोर्सेज भी दो टाइप का होता है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब क्या है, जिसको आप रीजनरेट कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल का क्या मतलब है, जिसका एक लिमिटेड स्टॉक है, उसको रीजनरेशन करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ओके, तो जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, दीज कैन बी फाउंड। Coal, petroleum and natural gas can be formed very well, but it will take millions of years. आज आप जो देख रहे हैं, तेल जो निकलता है तेल के कुएं से, that is actually the dead and decomposed, the dead and decaying matter from billions of years, millions of years back. Okay, so वो जो है तेल आपका जब निकलता है, वहां से तेल जो निकलता है तो उसको बनने में बहुत टाइम लगता है, तो उस वो दैट इज नॉट फीजिबल, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इट इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। उसको रिन्यू किया जा सकता है बट इतना टाइम लगता है दैट इट इज एज गुड एज नॉन रिन्यूएबल। ओके, उसके बाद आ जाते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रिसोर्स पे, दैट इज द ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स में क्या है, सो इट इज क्रिएटेड यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज से ही बनता है, जैसे बिल्डिंग्स, मशीनरी, टेक्नोलॉजी। तो जैसे आपका लैपटॉप है जिसपे आप ये क्लास चेकआउट कर रहे हैं, तो वो लैपटॉप में टाइटेनियम का है पार्ट्स, आपका प्लास्टिक का पार्ट्स है, आपका डिफरेंट मेटल्स का पार्ट है। तो ये सारे मेटल्स कहाँ से आए, दीज आर क्रिएटेड यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज ओनली। तो ये सेकेंड टाइप हो गया। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज आता है, नॉलेज, स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी को जब आप यूटिलाइज करते हो, उससे जो रिसोर्सेज आप बनाते हो। सो जैसे मैं लेक्चर डिलीवरी कर रहा हूँ, सो दिस इज सॉर्ट ऑफ ए ह्यूमन रिसोर्स। जैसे आप सॉफ्टवेयर पे आप खुद कोड लिख रहे हो, तो दैट इज सॉर्ट ऑफ ए ह्यूमन रिसोर्स। ओके, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसोर्सेज, तो उसका एक यूटिलिटी होता है, उसका एक यूजेबिलिटी, उसका एक यूजफुलनेस बताया जाता है, उसका एक वैल्यू होता है जो कि उसके यूटिलिटी से आता है। ओके, एंड दैट कैन बी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। हो सकता है उसका कोई इकोनॉमिक यूटिलिटी हो, आपको पैसा जनरेट करके दे रहा हो, या उसका कुछ नॉन इकोनॉमिक यूटिलिटी हो विच कैन नॉट बी गेज। अब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, आपने इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में सुना होगा, you might have heard about this term called ecosystem services. तो ecosystem services क्या बोलता है, that every year up to 100 trillion dollar worth of services are provided to the humanity by nature. नेचर जो है वो क्या करता है, एवरी ईयर 100 ट्रिलियन डॉलर के करीब, ओके, 100 ट्रिलियन डॉलर, दैट इज अप्रोक्सीमेटली द इंटायर जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड, उतना हमें देता है। सो व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से 100 ट्रिलियन डॉलर। वो इसमें बेसिकली अगर आप देखोगे, तो अगर जैसे नेचर हमें सांस लेने के लिए एयर देता है, सो नाउ दैट एयर, दैट पर्टिकुलर एयर, इफ यू आर टू प्रोड्यूस इट आर्टिफिशियली, तो उसका एक सर्टेन कॉस्ट आएगा। if you are to produce the biodiversity artificially, if you are to make the water artificially, उसका एक पर्टिकुलर कॉस्ट आएगा, जो जिसको हम बोलते हैं क्या, इकोसिस्टम सर्विसेज। तो इकोसिस्टम सर्विसेज जो होता है उसको क्वांटिफाई करना। ओके, क्वांटिफाई की करने की कोशिश हो रही है यहाँ पर। रिसोर्स कंजर्वेशन, सो इट इन्वॉल्व्स केयरफुल यूजेज एंड अलाउज टाइम फॉर रिन्यूअल। सो जब आप रिसोर्स को कंजर्व करते हो तो क्या होता है, आप टाइम देते हो रिसोर्स को रिन्यू होने के लिए। सो बहुत हद तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसी कंसेप्ट पे आधारित है, दैट यू आर पुटिंग इन ओनली दैट मच अमाउंट ऑफ एक्सट्रैक्शन एफर्ट that is feasible, so that in the future your coming generations can also have a share in that particular resource. ओके, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सबसे आसान डेफिनेशन क्या है, यही है, आप हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, दैट इस तरीके से डेवलपमेंट इन अ वे विच इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर
the coming generations. Okay. Principles of sustainable development. So respect for all life forms, enhancement of human life quality, conservation of earth's vitality and diversity. तो when I talk about human life quality, तो जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में 2-2 करोड़ के फ्लैट में आप रह रहे हैं, 4-4 करोड़ के फ्लैट, गुड़गांव में 10-10 करोड़ के फ्लैट लोग खरीद रहे हैं, लेकिन पोल्यूशन वही है जो कि एक गरीब आदमी ले रहा है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका है नहीं यहाँ पर, क्वालिटी ऑफ लाइफ है ही नहीं। डिस्पाइट हैविंग सो मच मनी, पीपल आर नॉट एबल टू अवेल quality of life. Okay. Minimization of resource depletion focuses on sustainable resource management, personal attitude and environmental practices, advocates for environmentally friendly behavior. Empowerment of community, तो अभी हमने बात किया होगा, if you guys remember, UNDP में हमने इंडिजिनस कम्युनिटी के बारे में बात किया था कि कैसे इंडिजिनस कम्युनिटी को इंडिजिनस एंड लोकल पार्टनरशिप, कम्युनिटी पार्टनरशिप, ILCP करके हमने बात किया था PT 365 में, इफ यू गाइज रिमेम्बर। ओके, क्या क्या टैक पॉइंट्स होते हैं जरा देखते हैं इस चैप्टर में। पेटेंट्स, सो व्हाट आर पेटेंट्स? दीज आर ग्रांट्स एक्सक्लूसिव राइट्स ओवर इन्वेंशंस। तो पेटेंट जो है दोस्त, पेटेंट यहां पर देखना कि इंडियन पेटेंट्स एक्ट, सबसे पहले इंडियन पेटेंट्स एक्ट कौन से ईयर में पास हुआ था? हैव यू गाइज हर्ड अबाउट द इंडियन पेटेंट्स एक्ट? 1970, 1970 का इंडियन पेटेंट्स एक्ट था। उसके बाद GI एक्ट है 1999 का, ट्रिप्स जो है, ओके, उससे रिलेटेड ट्रिप्स है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ट्रिप्स का, ट्रिम्स का, GI एक्ट, इंडियन पेटेंट्स एक्ट, ओके, PP VFR एक्ट, ओके, ये सारी चीजें जो है आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। लैंड इज ए वाइटल नेचुरल रिसोर्स। नाउ डिड यू सी दिस थिंग? एक पेटेंट से, पेटेंट यहां अगर आप क्लास 7 जैसा पढ़ते, 8 जैसा पढ़ते हैं, तो पेटेंट क्या होता है? ये ग्रांट्स एक्सक्लूसिव राइट्स। ये क्वेश्चन तो यूपीएससी नहीं पूछने वाला। अब उसी चीज को आपको क्या करना है, आपको एक्सपैंड कर देना है। पेटेंट लिखा हुआ है तो पेटेंट का एडवांस लर्निंग आना चाहिए। व्हाट आर द एक्ट्स, व्हाट आर द एक्ट्स दैट एग्जिस्ट्स, कौन कौन से रूल्स है, उन रूल्स में क्या लिखा हुआ है। ओके, क्योंकि अब देखो पेटेंट का मतलब यूपीएससी पूछने से रहा तो 200 कट ऑफ जाएगा, एवरीबडी इज गोइंग टू स्कोर दीज मार्क्स, तो यूपीएससी कहीं तो डिफरेंशिएट करेगा। तो बेस मटेरियल हमेशा एनसीईआरटी रहता है और उस पे यूपीएससी क्या करता है, एलैबोरेट करेगा। तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको क्या करना है, आपको जो है हर चीज को आपको एक तरीके से खोल के देखना है कि इसमें कितना मैं डेप्थ तक जा सकता हूं इन टर्म्स ऑफ कंसेप्ट, ओके, पर्टिकुलर टॉपिक। लैंड का इंपॉर्टेंस क्या है? सो इट्स अ वाइटल नेचुरल रिसोर्स, कवर्स अबाउट 30% ऑफ अर्थ सरफेस। हैबिटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सी लैंड ऑल्दो 30% है, इट्स अ ह्यूज लैंड मास, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लैंड, स्पेशली इफ यू गो टू द नॉर्दर्न, ओके, पोलर एरियाज में जाओगे या टेम्परेट एरियाज में जाओगे, सो वहां पर रहने लायक जगह नहीं है। आप हर कंट्री में देखो तो एक पर्टिकुलर क्लस्टर होता है जहां पर पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड होता है और बाकी के जगह पे पॉपुलेशन बहुत कम होता है। सो दिस इज द सेम थिंग दैट हैज हैपेंड इन द इंटायर, इंटायर वर्ल्ड, ऑल दी कंट्रीज। अब जापान ले लो, टोक्यो और क्योटो के बीच में जो बेल्ट है, वहां पर आपको 70-80% ऑफ द जापानीज पॉपुलेशन मिल जाएगा, वेयर एज इंटायर कंट्री जो है, इट्स अ वेरी स्पार्सली पॉपुलेटेड कंट्री। सेम थिंग हैपेंस इन रशिया, मॉस्को के आसपास आपको मॉस्को डिस्ट्रिक्ट जो है वहां का, वहां पर आपको अप्रोक्सीमेटली 60-70% पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, वेराज इंटायर रशिया, पूरा जो रशिया है वो एक तरीके से खाली है। सेम थिंग गोज इन यूनाइटेड स्टेट्स, बीच पूरा, मिडलैंड्स जो मिड के स्टेट्स है वो पूरा खाली है, ऑस्ट्रेलिया पूरा मिडल में खाली है। तो ये चीज जो है इट्स अ वेरी कॉमन फेनोमेना सिर्फ क्लस्टर्स के आसपास। तो उसपे सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? सबसे बड़ा रीजन होता है रिसोर्सेज का मिलना। उसके बाद रिसोर्सेज कैन बी मिनरल्स, रिसोर्सेज कैन बी वाटर, वाटर इज वन ऑफ द बिगेस्ट, ओके, वाटर जो है इट इज परहैप्स वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन व्हाई अ पर्टिकुलर सेटलमेंट इज मेड। उसके बाद एग्रीकल्चर पोटेंशियल भी देखा जाता है। तो प्लेन्स और रिवर वैलीज जो है हमेशा डेंसली पॉपुलेटेड रहती है। तो आप हमेशा सोचते होगे व्हाई द गैंजेटिक प्लेन, यूपी बिहार में इतना पॉपुलेशन क्यों है और बाकी के स्टेट्स में पॉपुलेशन कम क्यों है? बिकॉज इन जनरल प्लेन्स के पास
बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होता है बिकॉज ऑफ हाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एलुवियल सॉइल. So that was one of the reason why Magध had become such a powerful kingdom. Why Bihar continued to give so many big kingdoms like the Gupta Empire, the Magध Empire, the Mauryan dynasty. Okay, so इसके पीछे का यही रीजन है कि वो पर्टिकुलर एरिया जो है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल था और पहले के जमाने में places, okay, which had fertility in terms of the land fertility, they used to thrive. Okay, and बाकी के एरियाज में ऐसा कुछ आपको ज्यादा नहीं मिलता था. लैंड यूज, सो यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, हाउसिंग इंडस्ट्री, ये सारे लैंड यूज पैटर्न जो है वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है. Land ownership classification, so private land ownership, it is owned by individuals. Community land ownership, it is held collectively for common use such as grazing or gathering resources. What are the challenges to land resources? सबसे पहले demand है. There are less land available, more people who are demanding that. Urban encroachment है, land degradation है, soil erosion, desertification. तो desertification में क्या पढ़ोगे आप लोग? UNCCD. ओके, सो UNCCD आप पढ़ोगे, उसके वेबसाइट पे जाओगे, उसके वेबसाइट पे आप 5 से 10 मिनट आपको स्पेंड करना है, अंडरस्टैंड करना है ऑल द नुआंसेस दैट इज रिलेटेड टू लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन. ओके, ऐसा कहा जा रहा है कि जो डेजर्टिफिकेशन है वो इंडिया में भी हो रहा है क्योंकि थार डेजर्ट का ईस्टर्न मार्जिन, जो थार डेजर्ट है, पहले ऐसे तो सिंध और राजस्थान में आपका मिलता है थार डेजर्ट, लेकिन थार डेजर्ट जो है वो धीरे धीरे करके अरावलीज के तरफ भी आ रहा है. एंड इनिशियली द अरावलीज जो है दे सर्व्ड एज अ बैरियर टू कीप द थार डेजर्ट टू अ पर्टिकुलर एरिया. लेकिन अब जो है अरावलीज का वहां पर अरावलीज में बहुत सारा मिनरल और माइंस का एक्टिविटी हो रहा है जिसको अवैध खनन के नाम से जानते हैं. तो अवैध खनन की वजह से, जो इलीगल माइनिंग जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, उसके वजह से जो डेजर्ट्स है, ओके, जो आपका डेजर्ट है वो क्या हो रहा है, वो इस तरफ आ रहा है. बिकॉज द अरावलीज आर नो लॉन्गर ए नेचुरल बैरियर, द अरावलीज आर नो लॉन्गर ए नेचुरल बैरियर, बिकॉज वहां पर हम क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ को हम डायनामाइट से उड़ा रहे हैं. तो उसके वजह से क्या हो रहा है, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि डेजर्टिफिकेशन जो है थार डेजर्ट वो ईस्टर्न साइड में बढ़ते चला जाएगा. और एक बार हो सकता है कि वेस्ट यूपी वगैरह जो है, जो वेस्ट यूपी का एक बहुत ही उपजाऊ फर्टाइल लैंड है, दैट मे कन्वर्ट टू द थार डेजर्ट. ओके, मतलब थार डेजर्ट का एक एक्सटेंशन आ जाएगा. तो वहां पर ये क्या करना चाह रहे हैं, वहां पर ये एक बैरियर लगाना चाह रहे हैं इजराइलीज को बुला के. इजराइलीज को हमने रोपिन किया था बीच में कि एक बैरियर बनाए हम ऑफ पौधा, पेड़ पौधा का बैरियर बनाए. वी वांट टू क्रिएट अ ट्री बैरियर, ठीक है, जिससे ये जो है आपका नहीं आएगा. चाइना ने किया था गोबी डेजर्ट में. गोबी डेजर्ट में 1 बिलियन उन्होंने ट्रीज लगाए हैं वहां पर. यस, माउंटेन्स के ब्लो अप करने से नेचुरल बैरियर्स हट रहा है. बिकॉज माउंटेन्स जो है आपका वो क्या हो रहा है, वो नीचे चलता जा रहा है. बिकॉज आप माउंटेन्स को ब्लो करके क्या कर रहे हो, ग्रेनाइट, टाइल्स, बालू, ये सारी चीजों का आप इलीगल माइनिंग कर रहे हो. देयर इज द पॉलिटिशियंस एंड द ब्यूरोक्रेट्स एंड द माफिया. इट इज अ वेरी बिग नेक्सस ऑफ द ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियंस एंड माफियाज. मेजर्स ऑफ लैंड कंजर्वेशन, सो एफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन आप कर सकते हो. एफॉरेस्टेशन में क्या पढ़ोगे दोस्त, जल्दी से बताओ. कैंपा, कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन. अभी हमने बताया था कोल इंडिया ने 250 एकड़ पे कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन किया था, इफ यू गाइस वुड रिमेंबर. यस. उसके बाद रेगुलेटेड केमिकल यूज, ओवर ग्रेजिंग चेक्स. तो ये सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलेंगी. उसके बाद सॉइल, थिन लेयर कवरिंग अर्थ सरफेस कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. तो ये जो सॉइल है कितने टाइप का होता है, अगर मैं सॉइल प्रोफाइल की बात करूं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल टोटल इंडिया में कितना बताया जा रहा है, 8. 8 types of soil. Do we study about 8 types of soil? Correct. Anybody remembers how many types of soils are there? There are total 8 types of soils. Okay, इस चीज को याद रखना, 8 types of soils होता है.
ओके, इंडिया में स्पेशली सॉइल प्रोफाइल ऑफ इंडिया में जब मैं बात कर रहा हूँ तो टोटल 8 टाइप्स ऑफ सॉइल होता है। आई विल जस्ट लिस्ट इट डाउन हियर फॉर यू गाइस। तो सॉइल में क्या क्या होता है आपके पास दोस्त? सबसे पहले अलुवियल सॉइल होता है, वो 40% है इंडिया का। अलुवियल आपका गैंजेटिक बेल्ट जो है वो आपका पूरा यूपी बिहार वगैरह में आपको अलुवियल सॉइल मिलता है। उसके बाद क्या मिलता है दोस्त? हमें रेड सॉइल मिलता है। रेड सॉइल जो है अप्रोक्सीमेटली 18% है। अलुवियल आपका 40% है। ये चीज आ सकती है यूपीएससी में, प्लीज इसको रिमेम्बर। इसको आप लोग सब ध्यान से देखना, बिकॉज अगर वाटर का आ सकता है तो आपका सॉइल का भी आ सकता है। ओके, काजू कहाँ पर ग्रो होता है, कोई बता सकता है? किस टाइप ऑफ सॉइल में काजू हमें देखने को मिलता है? लैटेराइट सॉइल, लैटेराइट सॉइल। ओके, गुड। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो प्लीज बी ओके विजिलेंट। उसके बाद ब्लैक या रेगुर सॉइल होता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 15% होता है। ओके, उसके बाद अरिड सॉइल होता है। ओके, और या डेजर्ट सॉइल जिसको कहते हैं। उसके बाद लैटेराइट सॉइल होता है। ओके, लैटेराइट सॉइल होता है। उसके बाद होता है आपका क्या? सैलाइन सॉइल। उसके बाद पीटी, मार्शी सॉइल। उसके बाद फाइनल क्या होता है आपका? फॉरेस्ट सॉइल। ऑलराइट, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सॉइल्स है जिसके बारे में हमने बात किया। ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड इसमें इंक्लूडेड रहता है। मेथड क्या है सॉइल कंजर्वेशन का? मल्चिंग। तो ये मल्चिंग जो है 2021 में परमा कल्चर करके क्वेश्चन आया था, परमा कल्चर वर्सेस योर केमिकल फर्टिलाइजेशन। ओके, केमिकल फार्मिंग। अब आपको अगर याद होगा तो 2021 का ये क्वेश्चन था, परमा कल्चर वर्सेस केमिकल फार्मिंग। ओके, तो इसको याद रखना। इस टाइप से जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, इस टाइप से जो है आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये मल्चिंग, ये होता क्या है? कवरिंग बेयर ग्राउंड विथ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। इसमें किया क्या जाता है मल्चिंग में? तो मल्चिंग इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसको विकीपीडिया से आप देखेंगे, इंटरनेट से जरूर इसका आप डिटेल में पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पर आप करते क्या है, ऑर्गेनिक मैटर जैसे होता है स्ट्रॉ, ओके, उसको आप लगा देते हैं बेयर ग्राउंड पे। और उसके बाद उससे क्या होता है, जब आप बेयर ग्राउंड पे लगाते हैं तो वो ये जो ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या करता है आपका? वो आपको हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन में। ठीक है। Then contour barriers. So these are barriers along contours using stones, grass, soil with trenches to collect water. तो इससे बैरियर से क्या होता है, जो आपका सॉइल है वो बचा रहता है। ठीक है। Then rock dam, piling up rocks to slow the water flow. It prevents gullies and soil loss. तो गलीज की वजह से क्या होता है? इरोजन होता है। प्लीज रिमेम्बर दिस। वाटर जब एक्सेस हो जाता है एंड इट फॉर्म्स रेवाइंस एंड गलीज, तो उसके वजह से जो सॉइल है उसमें लीचिंग स्टार्ट हो जाता है, और उसके वजह से एक बहुत ज्यादा ओके बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाती है इसके वजह से। देन टेरेस फार्मिंग, आप क्या करते हो टेरेस फार्मिंग में? तो इसको भी आपको विकी करना है, देखना इसका क्या पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स है। ऑल राइट, हैवंट यू हर्ड अबाउट द गलीज एंड द रेवाइंस दैट रिवर्स फॉर्म? बेसिकली जब रिवर्स अपने एक कोर्स पे रहता है तो वो क्या करता है? वो गलीज एंड रेवाइंस बनाता है। ठीक है, तो ये डिप्रेशन टाइप का होता है। एक जैसे सरफेस है तो उसमें स्लोप्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, गलीज में स्लोप क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे क्या होता है, हैव यू सीन दिस? आपका नॉर्मल सा दिखने वाला जमीन है, उसके बीच में ऐसे ऐसे क्रैक्स है। नॉर्मल से दिखने वाले जमीन के बीच में ऐसे ऐसे क्रैक्स है। ओके, तो वो क्या होता है? ओके, वो वाटर फ्लो और ग्रेविटी की वजह से एक तरीके से इट इज अ फॉर्म ऑफ ए सॉइल डिस्प्लेसमेंट, जहां से आपका सॉइल का ऊपर का लेयर जो है कुछ डेप्थ तक खत्म हो जाता है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर एंड ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल प्रेशर। तो आप रॉक डैम बनाते हैं, क्या करते हो आप? रॉक डैम बनाते हो, है ना। गलीज अगर बहुत ज्यादा लेवल पे हो जाए, सपोज देर इज टू मच वाटर फ्लो, तो फिर क्या बनता है? यू फाइंड रेवाइंस। और अगर रेवाइंस बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या बनेगा दोस्त? अगर रेवाइंस बहुत ज्यादा डीप चला जाए तो क्या बनता है? कैनियन।
रिवाइंस अगर चला जाए तो कैनियन बनता है। इफ यू गाइस रिमेंबर 2022 के प्रीलिम्स में गंडी कोटा कैनियन। तो जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं, एक बहुत अच्छी तरीके से आपको बताता हूं, जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है, उसका एग्जाम्पल ले लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैनियंस है, तो इंडिया में कितने कैनियंस है? गंडी कोटा है। विदाउट सर्चिंग आपको किसी मटेरियल में नहीं मिलता यूपीएससी के कि गंडी कोटा कैनियन कुछ होता है, वहां पर कौन सा रिवर जाता है। सो दिस वाज देयर इन द 2022 प्रीलिम्स, और उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि गंडी कोटा ना आने की वजह से, कि वहां से पेन्नार रिवर जाता है, ये ना आने की वजह से यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन बिकॉज पेयर्स वाला ऑप्शन था, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू ब्रॉडन योर होराइजन। आप जो है बार बार इस जो एनसीईआरटी है उसको एज अ बेस यूज करके, इवन द स्टूपिडेस्ट एंड द चाइल्डेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स, even the stupidest and the childish of statement has some hidden concept, and that is something that you have to understand in the next 80 days. Okay. Intercropping, growing different crops alternatively to protect soil from rain wash. तो ये क्या करते हो आप इंटरक्रॉपिंग में? आप डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करते हो जिससे सॉइल का जो मॉइस्चर है, सॉइल का फर्टिलाइजिंग टेंडेंसी है, वो बचा रहे। देन कॉन्टूर प्लाउइंग, तो ये जो है इसको विकी जरूर करना और अंडरस्टैंड करना, ठीक है। सो प्लाउइंग पैरेलल टू हिल कॉन्टूर्स टू क्रिएट नेचुरल बैरियर्स टू वाटर फ्लो। ओके, इन सबका अगर आपका एक बार आपने वो देख लिया, अभी व्हेन आई विल सेंड यू दिस डॉक्यूमेंट, तो आई ट्राई की मैं सभी का एक पिक्चर एटलीस्ट इसमें डाल दूं, तो आप पिक्चर के थ्रू भी देख के रिटेन कर सकते हो लॉन्ग टर्म मेमोरी में, ठीक। Shelter belts, so planting rows of tree in coastal and dry region to check wind movement and protect soil cover. तो ये shelter belt कोई naturally करता है क्या काम? Is there anything which naturally does this thing? मैनग्रोव्स करता है क्या आपके कोस्टल रीजन को विंड और वाटर लेवल से करता है? सो मैंग्रोव्स, आपको विकिपीडिया पे जाना, मैंग्रोव्स खोलो और मैंग्रोव्स का कंसेप्ट पढ़ जाओ, बिकॉज यूपीएससी वहीं से देगी। ओके, यूपीएससी वहीं से देगी, ठीक है। आई वॉज yesterday रीडिंग अबाउट बाल गंगाधर तिलक फ्रॉम विकिपीडिया, एंड देर वॉज रुखम बाई। बाल गंगाधर तिलक वाले में रुखम भाई था, बिकॉज बाल गंगाधर तिलक जो थे, ही वॉज नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ विमेन्स राइट। सो दो बार हुआ था, देर वॉज दिस सम बाई एन 11-year-old गर्ल हु डाइड वाइल हैविंग ये जो ऑब्लिगेशंस होता है उसको परफॉर्म करते हुए, कॉन्जुगल ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करते हुए, शी डाइड। सो वहां पर रुखम बाई के केस वाला भी मेंशन था कि दोनों केस में बाल गंगाधर तिलक ने अपोज किया था। ओके, उन्होंने क्या किया था? अपोज किया था। आई थिंक टुडेज टेस्ट आल्सो हैड वन क्वेश्चन ऑन दैट, बीएम मालाबारी और इसका, आप लोग, आई होप एवरीबडी। हाँ, तो वो क्वीन विक्टोरिया ने डिसॉल्व किया था, रुखम बाई वाला जो मैरिज है वो क्वीन विक्टोरिया ने डिसॉल्व किया था। दिस इज समथिंग दैट वाज ओनली अवेलेबल ऑन विकिपीडिया। ओके, विकिपीडिया पे ही अवेलेबल था, आप चले जाओ कहीं पर भी। ये रुखम बाई जो है, दिस रुखम बाई केस, आई थिंक इट इज ओनली प्रेजेंट इन शेखर बंदोपाध्याय पलासी टू पार्टीशन, बट नो एस्पिरेंट हैज एनी टाइम कि वो मल्टीपल बुक्स को करेगा। नो एस्पिरेंट हैज अ टाइम कि वो मल्टीपल बुक्स को रेफर करेगा। इसीलिए हमेशा मैं कहता हूं, इन द नेक्स्ट 80 डेज ट्राई करो कि आप 2 से ढाई घंटे, 2 से ढाई घंटे आप विकिपीडिया पे जरूर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, रेलेवेंट चीजें पढ़ते हुए फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स। ओके, तो वही चीज आपको यहां पर करना है। मैंग्रोव जो है, विकी से बढ़िया कोई आपको आर्टिकल नहीं देगा मैंग्रोव्स पे। उसका टेंडेंसी क्या होता है, ट्रीज कैसे होता है, वहां पर कैसा फ्लोरा होता है, कैसा फौना होता है, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ मैंग्रोव्स इन इंडिया, ये सारी चीजें, सुंदरबंस को आप पढ़ जाओ। ओके, okay, that's how curiosity shall be manufactured inside you. Okay, लैंडस्लाइड, सो डेफिनेशन क्या होता है? मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्री और अर्थ डाउन ए स्लोप। जब
मास मूवमेंट होता है रॉक का, डेब्री का ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लैंडस्लाइड बोलते हैं। ये अर्थक्वेक, फ्लड, वोल्केनिक एक्टिविटी, इन सब से होता है। ओके। इम्पैक्ट क्या होता है इसका? इट कैन ब्लॉक रिवर फ्लो, इट पोज थ्रेट्स टू डाउनस्ट्रीम सेटलमेंट्स। तो लैंडस्लाइड की वजह से रिवर्स का फ्लो जो है वो रुक सकता है, एक नेचुरल डैम टाइप का बन सकता है, और जो डाउनस्ट्रीम सिटीज है, हैबिटेट्स है, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसका मिटिगेशन टेक्निक क्या है? रिटेंशन वॉल बनाना, वेजिटेशन कवर इंक्रीज करना, सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल डालना। अब वाटर आते हैं। सो वाटर इज द वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स कवरिंग 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। तो वाटर के बारे में 2021 में क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन था। एक था वाटर क्रेडिट पे, देयर वाज दिस क्वेश्चन ऑन वाटर क्रेडिट, और दूसरा था ये वाटर का कितना परसेंटेज होता है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन था। Water cycle, constant motion through evaporation, condensation, and precipitation. Okay. Distribution, oceans cover 2/3 of the Earth's surface. Okay. ओशन जो है वो क्या करता है? 2/3 ऑफ दी अर्थ सरफेस को कवर करता है। फ्रेश वाटर अकाउंट्स ओनली फॉर 2.7%, जिसमें से हाईएस्ट किस में रहता है? हाईएस्ट आपका रहता है ग्लेशियर्स में, दैट इज 2%। ओके, ग्लेशियर्स एंड आइसबर्ग्स में सबसे ज्यादा रहता है 2% में। अभी याद होगा आपको, यूएई में उन्होंने क्या किया था कि अंटार्कटिक के पास से, अंटार्कटिक सर्कल के पास से एक ग्लेशियर को टो करके लाए थे दुबई के पास। क्योंकि एक ग्लेशियर में इन जनरल आपको जितना पानी रहता है, ओके, जितना पानी रहता है, दैट कैन क्वेंच द थर्स्ट ऑफ एन इंटायर सिटी फॉर 50-60 ईयर्स। तो उन्होंने क्या किया था कि एक ग्लेशियर को दे वांटेड, आई एम नॉट वेरी श्योर वेदर दे वर सक्सेसफुल और नॉट, बट दे हैड स्टार्टेड टू टो वन आइसबर्ग, वन floating iceberg from the Antarctic Circle to UAE. ओके, ये आप न्यूज में भी पढ़ सकते हो। ओके। डे जीरो याद है? अभी आई थिंक किची ने शेयर किया था, मैं बता रहा था, आई वाज नॉट एबल टू गेट दैट वर्ड। इट वाज डे जीरो। डे जीरो का मतलब क्या होता है? जब पानी बहुत क्रिटिकल हो जाता है। तो डे जीरो कंडीशन कहां पर है? बैंगलोर में। बैंगलोर में डे जीरो कंडीशन आ गया है। आर फोर्स्ड पीपल लिविंग इन दोज एक्सपेंसिव मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, दे आर फोर्स्ड टू गो टू मॉल्स टू टेक अ डंप, दे आर फोर्स्ड टू go to the restaurants to drink water। ये सिचुएशन, ओके, ये सिचुएशन हो गया बैंगलोर में। यप। ओके। सो व्हाट इज द मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन? तो यहां पर एक टॉपिक आप जरूर पढ़ना, दैट इज डीसैलिनेशन। ये बहुत पॉपुलर हो रहा है। डीसैलिनेशन को इसराइलियों ने क्या किया है? डीसैलिनेशन को इनएक्सपेंसिव कर दिया। पहले डीसैलिनेशन जो है बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट था, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस था। उसको इजरायली टेक्नोलॉजी ने बहुत सस्ता बना दिया। आई होप यू हैव सीन दैट वीडियो जहां नेतन्याहू मोदी जी को पिला रहे पानी, डीसैलिन डीसैलिनेशन प्लांट का। तो डीसैलिनेशन का कंसेप्ट, ओके, यू ऑल आर गोइंग टू गो फॉर डीसैलिनेशन कंसेप्ट। अच्छा, आई विल बी जस्ट टेलिंग यू वन थिंग, इन द नेक्स्ट डेज, अब आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट करना कि वन वन दो दो पेज का मैं डॉक्यूमेंट आपको हैंड रिटन आपको मैं स्कैन करके भेजते रहूंगा। इतना चलेगा। आई विल बी सेंडिंग ऑन दैट ये पेड मेंबर ग्रुप पे आपको भेजते रहूंगा। और उसको, लेकिन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है दोस्त? यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एस्पिरेंट इज, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। आप या तो उसको एक अपने लैपटॉप पे या टैबलेट पे एक आप बना लो फोल्डर, हैंड रिटन नोट्स, और उसको डालते रहो वहां पर, और उसको रिवाइज करते रहना। जैसे ही 2025 हो जाए, 2025 हो जाए, तो आप क्या करो, उसको फिर से रिवाइज कर लेना। तो दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। आई होप यू ऑल विल बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस थिंग, ठीक है? इसको क्लास में भी हम डिस्कस कर लेंगे, ओके? बिकॉज देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक चीज आपको बतानी है, दैट बड़ा बड़ा जो टारगेट्स है, बिग टारगेट, जैसे कि एक साथ 50 टॉपिक आपको देना, एक साथ 40 टॉपिक देना, माइट नॉट बी फीजिबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज नाउ वी आर एट सच अ क्रिटिकल टाइम दैट हमारे पास इतना समय नहीं है दैट हम एक पर्टिकुलर चीज पे ज्यादा टाइम फोकस करें। तो आई बी डूइंग,
व्हाट आई विल बी डूइंग, हम क्या करेंगे कि एक टॉपिक उठाया, उसको लिखा, भेज दिया आपको, उसको आप पढ़ लो, ठीक है? ऑलराइट, सो व्हाट इज दैट इफ डिसैलिनेशन इज इकोनॉमिकल, फिर तो पानी की किल्लत ही खत्म। हाँ, आप कह सकते हो दिस इज अ वेरी रेवोल्यूशनरी स्टेप, दिस इज ए वेरी रेवोल्यूशनरी स्टेप अगर डिसैलिनेशन को हम लोग कमर्शियलाइज कर दें। दैट इज द मेन प्रॉब्लम अभी कमर्शियल लेवल पे, अभी क्योंकि आपने देखा है, आपने अगर देखा होगा, क्या नाम है उसका, नेतन्याहू ने कितना बड़ा प्लांट से पानी पिलाया था, छोटा सा, इट वाज अ वेरी स्मॉल प्लांट, जिससे मे बी 10-15 लोगों का, ओके, 10-15 लोगों का प्यास बुझ जाए, लेकिन एक पूरे सिटी का, एक पूरे स्टेट का प्यास बुझाने के लिए, आई थिंक तमिलनाडु में दे हैड स्टार्टेड, इन तमिलनाडु दे हैड स्टार्टेड, यस, लक्षद्वीप में भी है, करेक्ट, यस, पूछो वैभव। इससे अच्छा अगर जैसे अंटार्कटिका से वो आइस कैप्स को वो टो करेंगे तो उससे वो इकोनॉमिक होगा ना। अगर ऐसा वही वही डिसैलिनेशन प्लांट लगाने से तो अच्छा वही होगा फिर अंटार्कटिका पे। बहुत सारे एथिकल कंसर्न्स भी है ना उसमें, आपको ये भी देखना है, साइंटिफिक एंड एथिकल कंसर्न्स हैं कि आप जो लेके आ रहे हो, ओके, वो जो पानी आप लेके आ रहे हो कि वो किसका है, ग्लोबल कॉमन्स का पार्ट है ना, किसी का ये है क्या, किसी कंट्री का है, ऑलराइट, किसी कंट्री का वो पार्ट तो नहीं है, अंटार्कटिका इज अ ग्लोबल कॉम, अंटार्कटिक ट्रीटी जो है इंडिया ने ऑब्वियसली वहां पर इंडिया ने साइन कर रखा है, इंडिया वहां पर काम भी करता है अंडर दैट ट्रीटी, ओके। सो डीसैलिनेशन जरूर पढ़ना, हो सकता है इस बार क्वेश्चन आ जाए डीसैलिनेशन से रिलेटेड। मॉडर्न इरिगेशन मेथड, सो प्रॉपर कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन कैनाल, यूज ऑफ स्प्रिंकलर्स एंड ड्रिप इरिगेशन, सो ये सारी चीजें इन डिटेल करना है आपको, क्योंकि वाई, क्योंकि ये कुरुक्षेत्र में बहुत आता है, कुरुक्षेत्र में आपको इरिगेशन के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, GS3 में भी इंपॉर्टेंट है बट दैट इज आफ्टर थॉट, अभी के लिए इरिगेशन आपको करना है, बिकॉज 2020 में एक टॉपिक था फर्टिगेशन, फर्टिगेशन करके टॉपिक आया था, अगर आपको याद होगा तो, ओके, इसको स्किप कर सकते हैं हम लोग। हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, व्हाट, हाउ इज द डिस्ट्रीब्यूशन डन, सो फॉरेस्ट वहां पर दे थ्राइव इन हेवी रेनफॉल एरियाज, वेजिटेशन डेंसिटी डिक्रीजेस विथ डिक्रीजिंग मॉइस्चर, ठीक है। हाँ, वो फर्टिगेशन वाज बेसिकली इरिगेशन के थ्रू फर्टिलाइजेशन करना, ओके, इरिगेशन के थ्रू फर्टिलाइजर डेवलप करना, तो दैट वाज अ वेरी यूनिक वे ऑफ डिलीवरिंग फर्टिलाइजर, जिससे ज्यादा, जरूरत से ज्यादा फर्टिलाइजर देके कंज्यूमर का जो हेल्थ है उसको डैमेज नहीं करना होता है। ग्रासलैंड्स, तो इंडिया में भी आपको यस्टरडे मैंने बताया था बन्नी ग्रासलैंड के बारे में, ऑल द ग्रासलैंड्स, आप क्या करोगे, इंडिया के जितने भी ग्रासलैंड्स हैं उनका एक लिस्ट बना के और उनके बेसिक फीचर्स, एटलीस्ट बेसिक फीचर्स आप लिख लोगे। अगर मरक्कनम सॉल्ट पैंस इस टाइप से आपसे पूछ सकता है तो यूपीएससी इज नाउ शिफ्टिंग, ओके, यूपीएससी इज नाउ शिफ्टिंग टुवर्ड्स a more breadth approach, okay, rather than depth, it is also shifting to the more breadth approach in the geography section. थॉर्नी shrubs and scrubs, तो ये ड्राई एरियाज में होता है जहां पर डीप रूटेड प्लांट्स और थॉर्नी लीव्स होता है टू कंजर्व मॉइस्चर। टुंड्रा वेजिटेशन, कोल्ड पोलर रीजन सपोर्टिंग मॉसेस एंड लाइकेंस, तो लाइकेंस और मॉसेस को क्या करना है, डिटेल में करना है, मॉसेस लाइकेन के साथ और क्या डिटेल में कर सकते हो, फर्न, याद है फर्न्स हमने देखा था, फर्न्स मॉसेस लाइकेन, इसमें से क्या क्या उग सकता है रॉक्स पे, ओके। तो अगर आपको फर्न्स के बारे में पता रहता, फर्न्स का क्या प्रॉपर्टीज है, तो आप आराम से अंदाजा लगा सकते थे इसके बारे में। conservation of natural vegetation and wildlife, so climate change, human interference, deforestation, all these things, soil erosion एक बड़ा प्रॉब्लम है, establishment of national parks, wildlife sanctuaries and biosphere reserve, ओके, तो ये नेशनल पार्क, ये क्या है दोस्त, दिस इज बेसिकली इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, वहीं पर रख के, जो एनिमल का नेचुरल हैबिटेट है वहीं पे रख के
एनिमल को ध्यान देना। XC2 क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? XC2 का एग्जाम्पल है जूलॉजिकल पार्क्स, जूस जो है जहां से एनिमल्स के नेचुरल हैबिटेट से निकाल के उनको रखना। तो ये जो चीज है उसमें हमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स का आपको याद होना चाहिए कि उसके अंदर क्या होता है। बिकॉज इफ यू गाइज रिमेंबर 2020 के प्रीलिम्स में, आई थिंक यस 2020 के प्रीलिम्स में दे हैड आस्क्ड कि इसमें से कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर है। तो उसमें आई थिंक दिस पेपारा शेडुर्नी ये सब ऑप्शंस में था, है ना। अगस्त मलई करके ऑप्शंस में था, अगस्त मलई वाज अ क्वेश्चन रादर, ओके, कि अगस्त मलई में क्या है और शेषचलम में क्या है। तो ये सारे का लिस्ट होना चाहिए। लिस्ट कहाँ से मिलेगी? या तो मैं आपको दे दूंगा, वो आपके उसके लिए थोड़ा सा 3-4 दिन का आप वेट करो, या आप अगर आपके पास शंकर आईएएस की किताब है तो शंकर आईएएस के एंड में लास्ट जो अपेंडिक्स होता है वहां पर देखो, तो वहां पर एक लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ऐसे जैसे पेज है, तो राइट हैंड साइड के बॉटम में बहुत अच्छे से उन्होंने दे रखा है, उसको भी आप पढ़ सकते हो, ओके। या फिर वेट करो, ग्रेजुअली ऑल दीज थिंग्स विल बी डिलीवर्ड टू यू, ठीक है। उसके बाद क्रीक्स, तो अब क्रीक्स यहाँ पर है तो क्या करना है जल्दी से बताओ। इफ एनसीईआरटी में क्रीक्स लिखा गया है तो आप क्या करोगे? विकी सर क्रीक, विकी करोगे सर क्रीक को। लेक्स इंडिया में, ऑल द लेक्स, ठीक है। और कैसे कैसे लेक्स है आपका इंडिया में? आपका कोलेरू लेक, ओके, यू नो यू हैव लेक्स इन द नॉर्थ, चिलिका लेक, सांबर लेक, ओके, वुलर लेक, डल लेक, ये सारे जितने भी लेक हैं, वेम्बानंद पोल, वेम्बानंद लेक, सस्थम कोट्टा, ये सारी चीजें जो है आप पढ़ते चलोगे, ठीक है। एम आई क्लियर ऑन दिस थिंग? ठीक है। अमरेली सिटी इन सौराष्ट्र रिलाइज ऑन परचेजिंग, तो ये समथिंग इट वाज गिवन इन द एनसीईआरटी, पूछो पहली नहीं होता उस टाइप से दिया हुआ था, लिख दिया, फिर भी देख लेना। साइट्स इंटरनेशनल अग्रीमेंट प्रिवेंटिंग ट्रेड थ्रेट्स टू वाइल्ड स्पीशीज सर्वाइवल, इंडिया इज ए मेंबर। क्या करना है साइट्स के साथ दोस्त? इसको हमें वेबसाइट पे जाना है। बायोस्फीयर रिजर्व, सो प्रोटेक्टेड एरिया जहां पर लैंड, एयर और वाटर जो है वो क्या करता है, वो कंजर्व करता है, ठीक है। नेशनल पार्क्स, एरियाज डेजिग्नेटेड फॉर इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी प्रोटेक्शन, वेदरिंग, नेचुरल प्रोसेस ऑफ रॉक डीके इन्फ्लुएंस बाय टेम्परेचर, फ्रॉस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी, वेदरिंग। प्लीज दिस हैज टू बी डन थ्रू विकिपीडिया। कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट नहीं पूछेगा यूपीएससी, बिकॉज अगेन द मैंने आपको पहले भी बताया था, इट वांट्स टू कीप द कट ऑफ बिलो 90, इट वांट्स टू कीप द कट ऑफ बिलो 90। तो प्लीज डोंट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ लीनियंसी दिस टाइम अराउंड एज वेल, तो आपको जो है एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज आप कर सकते हो, दिस ऑल्सो रिचार्ज में हेल्प करता है। ये आपको रिचार्ज में हेल्प करता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज में। तो ग्राउंड वाटर इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डाइक्लोफेनाक हमने पढ़ा था, क्या करता है? रीनल फेलियर, डाइक्लोफेनाक लीड्स टू रीनल फेलियर, ओके। मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज, so definition of minerals, naturally occurring substances with definite chemical composition, it is essential for economic growth and development। तो मिनरल्स जो है, कहां पर कौन सा मिनरल मिलता है, मिनरल्स जो है, ओके, ये सारी चीजें आपको देखनी होगी। ये लाइफ स्टॉक का पेन किलर है, डाइक्लोफेनाक, एसिटोफ्लेनाक, ठीक है। मिनरल बेल्ट्स आर इंपॉर्टेंट, साउथ में मिनरल बेल्ट्स आर इंपॉर्टेंट, ओके, साउथ इंडिया के, सेंट्रल इंडिया के, छोटा नागपुर प्लेटू, राजमहल हिल्स, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनरल्स के साथ साथ आप हिल्स भी कर लेना सेंट्रल इंडिया, बिकॉज जनरली हिल्स पे ही आपको मिनरल्स मिलेगा, ठीक है। यस, बेलारी चित्रगुड़ा चिकमगलूर बेल्ट जो है, चित्रदुर्ग, राइट, बेलारी चित्रदुर्ग चिकमगलूर बेल्ट, आई थिंक वो जो है बेसिकली दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल बेल्ट इन द साउथ।
मेटालिक मिनरल्स, तो ये इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ मिनरल्स कहां से करोगे, जल्दी से बताओ, एनी गेसेस फ्रॉम वेयर यू विल बी डूइंग दिस थिंग, मिनरल्स, इंडियन ईयर बुक प्लस पीएमएफ प्लस विकिपीडिया। ओके, इंडियन ईयर बुक अभी मैंने अमेजोन पे डिलीवरी के लिए कर दिया है, आएगी थोड़े दिन में। इस बार इसका नाम चेंज हो गया, इंडिया 2024 है। अभी कुछ दिन में डिलीवरी के लिए आ जाएगी, तो जब मैं ले लूंगा डिलीवरी तो आई स्टार्ट सेंडिंग वन चैप्टर करते हुए। 12 चैप्टर है टोटल, आई गेस 12-13 चैप्टर है, तो वो मैं आपको 13 दिन के अंदर इस मंथ ऑफ मार्च में ही आपको दे दूंगा उसके नोट्स, ठीक है। लास्ट ईयर भी IYB से क्वेश्चन था, तो हम इस बार चांस नहीं ले रहे। मेटालिक मिनरल्स, so contains metals in raw form. It exhibits characteristics such as heat and electricity, conductivity and luster. Luster का मतलब क्या होता है, शाइनिंग, ओके, शाइन करता है, ठीक है। मेटल्स जनरली क्या होता है, शाइन करता है। एग्जांपल्स क्या होते हैं, आयरन ओर, बॉक्साइट, मैंगनीज, तो इसको क्या करना है दोस्त, आपको विकी करना है, प्लीज रिमेंबर। फेरस मिनरल्स, तो फेरस मतलब क्या होता है, फेरिक इज अ टर्म फॉर आयरन, ओके, फेरिक ऑक्साइड मतलब आयरन ऑक्साइड, तो ये कंटेन्स आयरन। आयरन और एग्जांपल है मैंगनीज, क्रोमाइट, ऑल ऑफ दीज हैव टू बी विकीड। क्रोमाइट का कंसेप्ट आना चाहिए, मैंगनीज का कंसेप्ट आना चाहिए, आयरन ओर का कंसेप्ट आना चाहिए। समझो ऐसे कि आप कल को आईएएस बनोगे, तो आपको असिस्टेंट सेक्रेटरी माइंस डिपार्टमेंट का बना सकता है ना। आपको छत्तीसगढ़ में हो, तो आपको छत्तीसगढ़ खनिज का आपको चेयरपर्सन बना देगा 5 साल के अंदर। आप ज्वाइन करोगे एज एन आईएएस ऑफिसर, आपको तुरंत मैनेजिंग डायरेक्टर बना देगा किसी स्टेट पीएसयू का। तो वहां पर क्या बोलोगे कि मेरे को मन नहीं है, ओके, ये मेरा वीक पॉइंट था, मेरे को पढ़ना नहीं है। तो ऐसे समझो कि आपकी ट्रेनिंग चल रही है और उसको घोट जाओ, ओके, डोंट से कि बिकॉज एक्चुअली में विद इन 4-5 years यू बिकम अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ स्टेट पीएसयू। ये छोटे स्टेट्स में जनरली छत्तीसगढ़ टाइप से आपको क्या करना होता है, यूपी वगैरह में भी ऐसा देखने को मिला है कि यंग आईएएस ऑफिसर्स आर मेड एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऑफ द माइनिंग स्टेट माइनिंग कंपनीज, ओके। तो वहां पर जो है आपको बहुत ज्यादा, ओके, वहां पर जो है आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए यहीं पढ़ लो, वहां पर मौज कर लेना, यहाँ पढ़ लो अभी, वहां पर आप आराम कर लेना। नॉन फेरस मिनरल्स, इट डू नॉट कंटेन आयरन but may contain other metals like gold, silver, copper. तो ये all these things will be wicked. Ferrous mineral का क्या properties है, ferrous mineral का क्या characteristics है, everything has to be wicked. Okay. Non-metallic minerals, so they do not contain metals. It examples include limestone, mica and gypsum. तो ये 3 टाइप का होता है, क्या क्या होता है दोस्त, लाइमस्टोन, माइका और जिप्सम। तो जिप्सम ये जो था दोस्त 2023 के प्रीलिम्स में पूछा था इन्होंने, कि जिप्सम को अगर हम एक फील्ड में छिड़क देते हैं तो क्या उस पर इम्पैक्ट होता है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी इसीलिए बोल रहा हूँ ना। यहां समझो, अगर जिप्सम लिखा हुआ है, अगर आपने विकी कर लिया होता और समझ लिया होता जिप्सम के कंसेप्ट को, तो यू वुड हैव बीन एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के, खाना पूर्ति करके कि भाई मैंने चलो एक काम करना था, मैंने वो काम कर दिया, ऐसे नहीं होगा, ओके। लाइमस्टोन को विकी करना है, माइका को विकी करना और जिप्सम को विकी करना है। प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बेरीड बीनीथ द अर्थ सरफेस को, उसको हम क्या बोलते हैं, माइनिंग। टाइप्स ऑफ माइनिंग, देयर इज दिस ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग का मतलब क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स लाइंग एट शैलो डेप्थ बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर। तो ओपन कास्ट जनरली ऊपर के लेयर में ही आपको अगर मिनरल्स मिल जाता है, तो आप उसको ओपन कास्ट माइनिंग कहते हो। Then comes your shaft mining. So it is creation of shafts or deep bore to access minerals which are buried at great depths. तो शाफ्ट माइनिंग का मतलब क्या होता है, जब आप बहुत नीचे जाना पड़ता है आपको, वो देखा आपने एक प्रोजेक्ट IGI 2 करके गेम था, उसमें नीचे की तरफ जाना होता था, याद होगा, खेला होगा सभी ने। तो नीचे की तरफ जाना होता था और वहां पर जाके अंदर में वो रहता था, याद है, there used to have elevator shaft था, and then used to be there used to be this railway line type का, sort of a railway line जिस पे बैठ के आपको आगे जाना होता था, ओके। तो शाफ्ट माइनिंग वो हो जाता है। एक अब बहुत पॉपुलर हो रहा है, समथिंग दैट यू आर गोइंग टू स्टडी, इट इज कॉल्ड रैट होल माइनिंग।
रैट होल माइनिंग किसके लिए यूज होता है? कोल के लिए यूज होता है। कहाँ यूज होता है? इट इज यूज इन मेघालय एंड मोस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल वगैरह में और मेघालय में बहुत ज्यादा ये यूज होता है। ठीक है, रैट होल माइनिंग। ड्रिलिंग, सो boring deep wells to extract petroleum and natural gas found far below the earth surface। ड्रिलिंग्स में क्या होता है? सो डीप वेल जो है, ओके, आप क्या करते हो? डीप वेल बनाते हो जहां से पेट्रोल और नेचुरल गैस जो है ऊपर आता है। क्वारी, व्हाट इज क्वारी? सो यू डिग आउट मिनरल्स नियर द सरफेस। क्वारीइंग उसको कहते हैं कि आप सरफेस के यहाँ ऊपर से आप मिनरल्स निकालते हो। तो जनरली लो वैल्यू मिनरल्स क्वारीज के थ्रू आता है। क्वारीज किसकी होती है? हैव यू सीन दैट? क्वारीज किसकी होती है? टाइल्स की क्वारी क्वारी होती है, टाइल्स की क्वारी होती है। और किसकी क्वारी होती है? जनरली मार्बल्स की क्वारी होती है, स्टोन क्वेरीज हो, स्टोन की क्वारी होती है। एक वो था ना अपना पबजी में मिशन क्वारी, तो उसमें आपने देखा था कैसे था, ऊपर ऊपर से बस एक ऐसे था, एक के बाद एक के बाद एक नीचे जो जाने की तरफ था, ज्यादा डीप में नहीं था, बट यू नो इट वाज एट सफिशिएंट एलिवेशन। ओके, बिकॉज इट इज द ओनली वे, इट इज एफिशिएंट, इट इज ओनली वे। ओके, जब आप निकाल सकते हो उससे। इलीगल है लेकिन करते हैं लोग, बिकॉज ये सबसे पहली बात तो इसमें ज्यादा आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, 500 रुपए दे दो, काम करने के लिए लोग तो ऐसे ही मिल ही जाते हैं, 500 रुपए में चले जाते हैं। ओके, मिनरल्स आर फाउंड इन वेरियस रॉक टाइप्स, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री, तीनों में आपको मिलता है। ठीक है, मेटालिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक फॉर्मेशन। प्लीज रिमेंबर दिस, मेटालिक मिनरल कहाँ मिलता है? इग्नियस और मेटामॉर्फिक फॉर्मेशन में मिलता है, ऑफन फॉर्मिंग लार्ज प्लेट्यू। तो प्लेट्यूज कहाँ पर है? जैसे इंडिया में आपने देखा है छोटा नागपुर प्लेट्यू, तो आपको प्लेट्यूज आर मिनरल रिच because plateaus are stabilized. Unlike the Himalayas, the plateaus are very, very stable because they are old landforms. Whereas your Himalaya is a new landform. It's a young mountain, young fold mountain बोलते हैं, है ना? Himalayas को क्या बोलते हैं? What is Himalaya? Himalaya is a fold mountain or a block mountain. It is a fold mountain. Okay, हिमालय जो है इट्स अ फोल्ड माउंटेन। बाकी आपको पेनिनसुला और प्लेट्यू में आपको ब्लॉक माउंटेन मिलेगा। ओके, एग्जांपल क्या है? आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन, कॉपर एंड निकल डिपॉजिट इन ओंटारियो कनाडा, आयरन निकल क्रोमाइट एंड प्लैटिनम इन साउथ अफ्रीका। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्त? बिकॉज अगर आपको याद होगा तो कोबाल्ट करके क्वेश्चन आया था कॉन्गो का, कि सबसे ज्यादा कोबाल्ट कहाँ मिलता है। तो आपको क्या करना है, इन सबको जो है आपको गूगल करना है, और स्पेशली लिथियम इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। लिथियम को आपको विकी करना है। ओके, लिथियम को आपको क्या करना है? आपको विकी करना है। नॉन मेटालिक मिनरल्स, सो दे लैक मेटालिक कंटेंट। एग्जाम्पल क्या होता है? लाइमस्टोन डिपॉजिट्स इन द कॉकसस, मैंगनीज डिपॉजिट्स इन जॉर्जिया एंड यूक्रेन, फॉस्फेट बेड्स इन अल्जीरिया। तो कॉकसस माउंटेन्स अलग है, कॉकसस माउंटेन्स अलग है। कॉकसस माउंटेन आपका, कॉकसस कंट्रीज के बारे में बता सकते हो? कैन यू नेम द कंट्रीज which have the Caucasus Mountains? आर्मीनिया, जॉर्जिया, रशिया एंड अजरबैजान, ये है आपका कॉकसस। मिनरल डिपॉजिट्स इन एशिया, तो सबसे पहले आयरन। सो इंडिया एंड चाइना पोजेस सिग्निफिकेंट आयरन डिपॉजिट। आयरन देख लेना, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देन 10 लीडिंग प्रोड्यूसर्स इंक्लूड चाइना, ये सब विकी होगा, एवरीथिंग हैज टू बी विकीड एंड एक्सपैंडेड। मलेशिया, इंडोनेशिया में अदर मिनरल्स में चाइना डोमिनेट्स इन लेड, एंटीमनी एंड टंगस्टन। एशिया होल्ड्स substantial reserve of manganese, bauxite, nickel, zinc and copper. Mineral deposits in Europe, iron ore, Russia, Ukraine, Sweden and France are prominent producers. Other minerals आपका क्या है? ईस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न रशिया में
copper, lead, zinc, manganese और nickel है, everything will be vacated by you. Not only the minerals but also the countries. Okay. Canadian Shield region में आपको abundant iron, nickel, gold, यूरेनियम और कॉपर मिलेगा. तो यूरेनियम जो है विकी करना इंपॉर्टेंट है. यूरेनियम का आपको फॉर्म्स, यूरेनियम के आपको फैक्टर्स, यूरेनियम का आपको कंट्रीज. Which country is the largest producer? Which country is the largest? Australia, Kazakhstan, Canada, Russia. These countries have the largest uranium production. तो यूरेनियम के साथ साथ आप क्या करोगे? You are also going to read about the NPA, MTCR. Okay. और कोई है ट्रीटी? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी होता है NPT, not NPA, NPT, non proliferation treaty, and MTCR, missile technology control regime. Okay. Then the Appalachian regions में आपको कोल डिपॉजिट मिल जाएगा. उसके बाद वेस्टर्न कॉर्डिलेरास में आपको कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड और सिल्वर डिपॉजिट मिल जाएगा. मिनरल डिपॉजिट इन साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका में मिनरल डिपॉजिट, तो ब्राजील जो है वहां पर आपको हाई ग्रेड आयरन ओर मिलता है. एंड इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हाट? हाई ग्रेड आयरन ओर. चिले एंड पेरू में कॉपर, ब्राजील और बोलिविया में टिन, अदर मिनरल्स गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका, प्लैटिनम, एस्बेस्टोस एंड डायमंड. मिनरल ऑयल कहाँ मिलेगा? वेनेजुएला में. वेनेजुएला इज द लार्जेस्ट. वेनेजुएला में क्या में है लार्जेस्ट, बता सकते हो? लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व इन द वर्ल्ड. वेनेजुएला हैज मोर ऑयल रिजर्व्स देन सऊदी अरेबिया. ओके. वेनेजुएला हैज लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स, लार्जर देन सऊदी अरेबिया. यूजलेस है बिकॉज उसका क्वालिटी बेकार है. यूजलेस इसीलिए है बिकॉज उसका क्वालिटी इज इंफीरियर. ओके. सबसे ज्यादा प्योर ऑयल कौन देता है? जिसमें सल्फर कम रहे. वैसा ऑयल जिसमें सल्फर कम रहे वो ज्यादा बेटर होता है. सबसे ज्यादा प्योर ऑयल कौन देता है? द प्योरेस्ट ऑयल इज टेपिर. टेपिर क्लास कौन देता है? मलेशिया. मलेशियन ऑयल is the purest form of oil. Nigerian oil is also pure. Nigerian oil is also pure. Then comes your this oil जो आपका गल्फ का ऑयल होता है. ओके. एंड सबसे रद्दी ऑयल होता है वेनेजुएला का, रशिया का यूराल. दो रशिया के दो ऑयल है, एक उराल है और दूसरा रशियन, एक उराल, दूसरा साखालीन. ओके. साखालीन. यस, आई थिंक इट इज यूएस इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. एंड ये जो है आप अगर देखोगे सूडान का भी ऑयल बहुत बेकार है. सूडान के ऑयल का भी क्वालिटी जो है वो है जो सबसे कम है. ठीक है. ये लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर में यूनाइटेड स्टेट्स नंबर 1 पे है, उसके बाद सऊदी आता है. तो यूएस में कहाँ से ऑयल है? यूएसए में आपको फ्रैकिंग के थ्रू निकाला जाता है. देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड फ्रैकिंग. उसके थ्रू आपको ऑयल निकाला जाता है. ओके. And fracking is very dangerous. It's very distorting for the environment. ठीक है. यस, टेक्सास में फ्रैकिंग होता क्या है? तो फ्रैकिंग में आपको रॉक्स के बीच से आपको ऑयल निकाल के दिया जाता है और रॉक्स के बीच में हाई प्रेशर डाला जाता है. रॉक्स के अंदर ऑयल रहता है, तो जब रॉक्स टूटता है तो वो ऑयल निकलता है. इट इज ट्रेमेंडसली डैमेजिंग. अभी क्या नाम है, लियोनार्डो डी कैप्रियो का एक मूवी आई थी. हैव यू सीन दैट? लियोनार्डो डी कैप्रियो का एक मूवी आया है, बहुत फेमस मूवी हो गया वो. तो उसमें क्या है? ओके. उसमें क्या है बेसिकली? ओके. नाम क्या है उसका? किलर्स ऑफ द फ्लावर मून. किलर्स ऑफ द फ्लावर मून है. तो उसमें क्या है कि एक कंट्री है, कंट्री इन द सेंस एक नेटिव अमेरिकन टेरिटरी है, और वहां पर उन्होंने क्या किया है, ऑयल मिला है और वहां पर जो है उल्टा हो रहा है. अब क्या है? अब जो है white men are going there to marry their women. Why? Because the people, the Osage people जिनको कहते हैं Osage people, they have, okay, they have got very very wealthy because of the oil discovery. और उसके वजह से ये जो लियोनार्डो डी कैप्रियो है, he plays the role of a of a trophy husband.
ओके, ही प्लेज द रोल ऑफ अ ट्रॉफी हस्बैंड। वो व्हाइट मैन है, तो वो जाता है और एक ट्राइबल लड़की से शादी कर लेता है, एंड ऑल ऑफ अ सडन उस पर्टिकुलर ट्राइबल एरिया में बहुत सारे लोग मरना स्टार्ट हो जाते हैं। सो दैट इज द होल स्टोरी। Why? Because they want to, the white men, they want to get hands on the property of the tribals, because the tribals have become the largest per capita people in the whole of United States because of that oil discovery. मिनरल डिपॉजिट्स इन अफ्रीका, तो कोबाल्ट क्वेश्चन भी आ चुका है 2023 में। इट इज नोन फॉर डायमंड, गोल्ड एंड प्लैटिनम प्रोडक्शन। लीडिंग प्रोड्यूसर्स कौन है? साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे। जायरे क्या है? इट्स द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डीआरसी, उसको जायरे भी कहते हैं। ठीक है, क्या क्या है? कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, बॉक्साइट, इसको सबको आपको विकी करना है। मिनरल ऑयल नाइजीरिया, लीबिया और एंगोला में मिलता है। सूडान में भी मिलता है, उसका बहुत बेकार है। नाइजीरियन ऑयल इज वेरी गुड। ओके, मिनरल डिपॉजिट इन ऑस्ट्रेलिया, सो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट ग्लोबली, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑस्ट्रेलिया जो है, इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। They are also, Australians are also leading producer of gold, diamond, iron ore, tin, and nickel. They are rich in copper, lead, zinc, and manganese. Notable gold deposits are in Kalgoorlie and Coolgardie areas of Western Australia. Mineral deposit in Antarctica. So coal deposit है कहाँ पर? Trans Antarctic mountains में you have got the coal deposits. We have got iron near the Prince Charles Mountain in East Antarctica. Commercial quantities of iron, gold, silver, and oil. Even in Arctic, there is so much oil. जो रशिया जो है, वो $3 ट्रिलियन, रशिया इज सेइंग दैट अप्रोक्सीमेटली $3 ट्रिलियन का तेल आर्कटिक ओशन में प्रेजेंट है, तो उसको तेल निकालने की कोशिश कर रहा है। यूज ऑफ मिनरल्स, सो जेम्स, ज्वेलरी और इंडस्ट्री, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर एंड प्रेशियस स्टोन्स वगैरह जो है वो यूज होता है आपका। जनरल इंडस्ट्री में कॉपर कॉइन्स में यूज होता है। सो आप मिंट्स के बारे में जरूर पढ़ लेना, इंडिया में कहाँ कहाँ पे मिंट्स है। एल्यूमिनियम, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम बॉक्साइट एंड इट इज यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्री, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल बिकॉज उनको टाइम लगता है, तो उसको हमने नॉन रिन्यूएबल श्रेणी में रखा हुआ है। एंड दे आर फॉर्म्ड एट अ मच स्लोअर रेट देन ह्यूमन कंजम्पशन, तो उसको रिसाइकल करना, रिड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमें। ओके, पावर सोर्सेज में अब जैसे देखो, हमें फायरवुड से मिलता है पावर सोर्स, एंड इट कंट्रीब्यूट्स टू ओवर 50% ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इन इंडियन विलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवर 50% ऑफ एनर्जी कंजम्पशन फायरवुड से होता है। तो यहां के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम उज्ज्वला को आप पढ़ लोगे कहां से? पीएम उज्ज्वला को आपको पढ़ना है विकास पीडिया से। ओके, फॉसिल फ्यूल, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम बेरीड प्लांट्स एंड एनिमल्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। तो क्या क्या होता है फॉसिल फ्यूल में? कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस। कोल इज द मोस्ट अबंडेंट fossil fuel. It is used for domestic heating, industrial process, electricity generation. It is often referred to as the buried sunshine. Why? Because इसको निकाल के आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, मेजर प्रोड्यूसर्स इंक्लूड चाइना, यूएस, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। नोटेबल कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज इन इंडिया आर रानीगंज, झारिया, धनबाद, बोकारो। सो इंडियन कोल का कैरेक्टरिस्टिक आपसे यूपीएससी ने पूछ चुका है। इस साल भी कोल माइंस के बारे में, कोल पावर्ड थर्मल पावर्ड प्लांट्स के बारे में था। तो इंडियन कोल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है दोस्त? इंडियन कोल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कोल? कैन समबडी इन्फॉर्म मी? एक क्वेश्चन आया था, हाई एश कंटेंट। इंडियन कोल हाई एश कंटेंट होता है, हाई। लो सल्फर और हाई एश फ्यूजन टेम्परेचर।
हाई एश फ्यूजन, लो कैलोरिफिक वैल्यू, इसका क्या रहता है दोस्त, लो कैलोरिफिक वैल्यू, लो कार्बन कंटेंट, स्लो इग्निशन, ओके, लो टॉक्सिक ट्रेस एलिमेंट्स, तो टॉक्सिसिटी कम है इंडियन कोल में, ठीक है। आई हैव रिटन इट डाउन फॉर यू गाइस, तो एक बार जरूर देख लेना। हाई एश, लो सल्फर, लो कैलोरी, लो कार्बन, हाई एश फ्यूजन टेम्परेचर, मतलब इसको आपको क्या करना पड़ता है, एक हायर टेम्परेचर पे जाना ले जाना पड़ता है। तो ये अच्छी बात है बुरी बात है, हैविंग ए एश फ्यूजन टेम्परेचर ऑफ 35 to 40%, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? इट्स अ बैड थिंग, ओके। इट मीन्स दैट आपको एक हायर एनर्जी कंज्यूम करना पड़ेगा, तब जाके आपका कोल जो है वो खुद एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। पेट्रोलियम रॉक लेयर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑयल फील्ड्स, तो अभी प्लीज रिमेंबर पेट्रोलियम इंपॉर्टेंट है, वाई, बिकॉज कृष्णा और गोदावरी रिवर से एक क्वेश्चन आया था, सॉरी क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, पेट्रोलियम कहाँ प्रेजेंट है। दूसरी चीज, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम जो अपने हरदीप सिंह पुरी साहब है, उन्होंने बताया था कि काकीनाडा से तेल निकलना शुरू हो गया है। काकीनाडा वाला जो एरिया है, काकीनाडा ऑयल फील्ड जो है, गोदावरी कृष्णा गोदावरी बेल्ट जो है, वहां से तेल निकलना, और 7% विद इन 2 years 7% ऑफ इंडिया टोटल डिमांड जो है वहां से निकलेगा। तो आंध्रा ब्रोज आपके लैंड का प्राइसेस अप्रिशिएट होने वाला है, तो आंध्र प्रदेश में जम के आप लोग जमीन खरीदो और अमीर बनो, ओके। नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस इज फाउंड आउट अलोंगसाइड पेट्रोलियम डिपॉजिट। अब नेचुरल गैस से क्वेश्चन क्यों आएगा? नेचुरल गैस से क्वेश्चन इसलिए आएगा बिकॉज कतर वाला इशू हुआ था। जब हमने कतर वालों को $17 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया, $17 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसके बाद जाके उन्होंने क्या किया, हमारा जो है हमारे जो पीपल है, जो आठ आठ नेवल ऑफिसर्स हैं, उनको छोड़ा था। सो नेचुरल गैस इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है? दीज आर फाउंड अलोंग साइड पेट्रोलियम डिपॉजिट। बांग्लादेश में ये बहुत अच्छा मिला है। बांग्लादेश में रिलायंस जो है उसने कुछ ब्लॉक्स, एक्सप्लोरेटरी ब्लॉक्स खरीदे हैं। मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं? रशिया, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड्स, कतर। इंडिया में कहाँ से मिलता है आपको? जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, ऑफशोर एरियाज, यहाँ से मिलेगा। हाइडल पावर, गैस फ्रॉम रशिया का है, गैस फ्रॉम रशिया की कंपनी है। यूटिलाइजेस, हाइडल पावर यूटिलाइजेस stored rainwater or river water in dams. Water falls from height, turning turbine blades to generate electricity. तो ऊपर से जो वाटर आता है, जो उसका उसका जो ग्रेविटी रहता है, जो उसका फोर्स रहता है, उससे टरबाइन जो है वो जनरेट होती है। और टरबाइन जब जनरेट होता है तो बहुत हाइट से, जितना हाइट होता है आपने देखा होगा, अभी सरदार सरोवर डैम का उन्होंने हाइट बढ़ाया था। उसके पीछे वन ऑफ द रीजन वाज कि जितना हाइट से पानी गिरेगा नीचे, उतना बेटर रहता है फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन, उतना तेजी से टरबाइन आपका घूमे। नॉन कन्वेंशनल सोर्स में सोलार एनर्जी है, तो सोलार एनर्जी को आपको कुछ नहीं करना है, विकास पीडिया पे बैठे रहो 20 मिनट तक, और ओके। नेशनल सोलर मिशन, उज्ज्वला योजना, जितना भी कन्वेंशनल एनर्जी से रिलेटेड स्कीम्स है, ऑल द एनर्जी रिलेटेड स्कीम्स, वो सारे आप कर जाओ, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन वाया सोलर सेल्स एंड पैनल्स, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर? Which country is the largest producer of solar cells? कौन सी कंट्रीज होगी? चाइना ही होगी, ऑब्वियसली चाइना इज देयर। Wind energy, it utilizes wind's kinetic energy to generate electricity. Something it is going to, you have to see the trend also, कौन सा स्टेट नंबर 1 पे है, कौन सा स्टेट नंबर 2 पे है। बिकॉज एक क्वेश्चन आया था 2022 में, उसमें से आपसे पूछा था कि which city, sorry, which airport has become the first solar power airport? तो that was answer was Kochi airport, okay. So Kochi airport जो है, it has become the first solar power airport, ठीक है। न्यूक्लियर पावर,
So it is obtained from energy stored in the nuclei of atoms. So nuclear power में nuclear fission और fusion, तो which is easier and which is tougher, fission करना या fusion करना? Fission, fusion is tough, fission is easy. ये fusion जो है वो tough है. ITER आपको याद है? वी डिस्कस्ड अबाउट ITER, जो कि फ्रांस में, इंडिया भी उसका पार्ट है. यस, वो ट्राई कर रहा है कि वहां फ्यूजन, ओके, वहां पर जो है फ्यूजन करे. फ्रांस में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, इंडिया भी उसका पार्ट है, और उसमें ट्राई कर रहा है कि फ्यूजन बेस्ड रिएक्टर, बिकॉज फ्यूजन जो है अगर आप उसको कंट्रोल कर लेते हो फ्रेंड्स, तो व्हाट विल हैपन, अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी. फिजन से कम होता है, फ्यूजन से ज्यादा होता है. सो कॉन्सेप्ट आपका इसमें सॉलिड होना चाहिए. न्यूक्लियर में 3 क्वेश्चन लगातार आए न्यूक्लियर एनर्जी से, इस साल भी आ सकता है. व्हाट इज क्रिटिकलिटी, क्रिटिकलिटी रीच करना क्या होता है, ओके, ये सारी चीजें. लीडिंग प्रोड्यूसर यूएसए, यूरोप. यूरोप में कौन है? नंबर 1 कंट्री फ्रांस है. फ्रांस का 72-73% जो है जो इलेक्ट्रिसिटी है वो न्यूक्लियर एनर्जी से आता है. इसीलिए रीजन था कि रशिया ने जब इन्वेड किया तो जर्मनी अपने घुटनों पे आ गई, फ्रांस जो था वो फ्लोट कर रहा था. राजस्थान एंड झारखंड हैव सिग्निफिकेंट यूरेनियम डिपॉजिट. और एक और जगह यूरेनियम मिला, कहाँ मिला दोस्त? यूरेनियम एक और जगह मिला, लद्दाख में. मैं बोल सकता हूँ लद्दाख में heavy uranium deposits have been found in Ladakh. Okay, thorium जो है it is abundant and it is present in the monazite sand. 2022 के प्रीलिम्स में मोनाजाइट पे क्वेश्चन था. ओके, मोनाजाइट पे क्वेश्चन था. इट इज यूरेनियम. यूरेनियम देखो लद्दाख में, हाँ, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में. आई थिंक इट पुट्स इंडिया इन द टॉप 5 कैटेगरी. यस, तो यूरेनियम जो है लद्दाख में 2007 ही में मिल गया था. ओके, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है उसने बोला है कि हम स्टडी कर रहे हैं. ओके, हम स्टडी कर रहे हैं, और देर आर हाई कंसंट्रेशन ऑफ बोथ यूरेनियम एंड थोरियम. 2007 में कुमाऊं यूनिवर्सिटी की स्टडी थी जिसमें यह बोला गया था कि बोथ थोरियम और यूरेनियम जो है बहुत ज्यादा हाई लेवल में न्यूब्रा श्योक वैली. ओके, न्यूब्रा शोक वैली में. यस, प्लूटोनियम, आई डोंट थिंक दैट प्लूटोनियम इज फाउंड इन नेचर एट दैट लेवल. प्लूटोनियम जो है, ओके, वो जो है उस लेवल में, ओके, उस लेवल में आपको मिलता है. ठीक है, तो जनरली वो प्लूटोनियम आप कैसे अचीव करते हो? प्लूटोनियम जो है वो बेसिकली, यस, यूरेनियम का बाई प्रोडक्ट है. जब यूरेनियम में इरेडिएशन होता है, जब यूरेनियम में इरेडिएशन होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, तब आपका प्लूटोनियम आपको आपको मिलता है. ठीक है, और नेचुरल अकरेंस ऑफ प्लूटोनियम इज एक्सट्रीमली रेयर. नेचुरल अकरेंस ऑफ द प्लूटोनियम इज एक्सट्रीमली रेयर. ओके, इस चीज को ध्यान रखना. सो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है. ओके, ऑल द रिएक्टर्स आर यूरेनियम बेस्ड. चाइना इज गोइंग फॉर थोरियम बेस्ड. इंडिया, कभी कभार लगता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या हमारा आईक्यू है. हमने एक पैसा खर्चा नहीं किया थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट पे, जबकि हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट, हमारे पास थोरियम रिजर्व है केरल में. ओके, थर्ड स्टेज में पैसा कितना है? लाख रुपया से थोड़ी होता है. लाख रुपया में तो इनका जो साइंटिस्ट है उनका चाय पानी पकौड़ा भी नहीं आता. उन्होंने सैंक्शन कितना किया? इंडियन R&D इतनी महान है, आपको पता है, $48 billion. दैट इज व्हाट चाइना स्पेंट ऑन डेवलपिंग एन एयरलाइन इंजन. अब हम गेस करो इंडिया ने कितना पैसा खर्चा किया एयरलाइन इंजन के स्टडी पे और R&D पे? $48 बिलियन. चाइना ने एक फाइनली एक उनका तैयार है जेट बन के एयरबस और बोइंग को कंपीट करने के लिए. इंडिया ने गेस करो कितना खर्चा किया? तुम गेस नहीं कर पाओगे. अरे सर, क्या बात कर दी आपने. अरे भाई, 2.5 लाख रुपए सैंक्शन हुए थे. 2.5 लाख रुपए सैंक्शन हुए थे. ठीक है, तो अब भाई आर एन डी में आप देखो. ओके, R&D में देखो, सिचुएशन हैज गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स.
2.5 लाख रुपए में, वही तो बोल रहा हूँ, चाय पकौड़ा भी नहीं आएगा। 2.5 लाख रुपए में जो मीटिंग्स में चाय बनती है, खाना बनता है, वो नहीं आएगा। फिजिबिलिटी स्टडी के लिए 2.5 लाख रुपए दिया था उन्होंने। ओके, जो लॉकहीड मार्टिन है या साफरान है, रॉल्स रॉयस है, उसने 2 से 5 बिलियन डॉलर्स के बीच में खर्चा किया था अपना पहला इंजन बनाने में। इन्होंने कावेरी पे 50 करोड़ तक खर्चा नहीं किया। 2 से 5 बिलियन डॉलर, हाउ मच इज 2 to 5 बिलियन डॉलर? इट इज क्लोज टू 40,000 करोड़। दैट इज वॉट दीज पीपल हैव स्पेंट ऑन देयर ओन। ये इंडिया ने 50 करोड़ तक खर्चा नहीं किया। कहां से बन जाएगा भाई इंजन? लेकिन यहां पर अब हमारे साइंटिस्ट का ब्रिलियंस देखो। आपने ये सुना है गैलियम नाइट्राइड? हैव यू गाइस हर्ड अबाउट गैलियम नाइट्राइड रेडार? जी, गैन रेडार इसको बोलते हैं, गैन रेडार के नाम से जाना जाता है। गैन रेडार जो है, गैलियम नाइट्राइड रेडार जो है, सो गैन रेडार जो है, इंडियन साइंटिस्ट ने वही 20-30 लाख रुपए में बना के दिखा दिया। फिर उन्होंने हरकत किया था इंडियन बाबूज ने, 20-30 लाख रुपए दिए थे, बट हमारे साइंटिस्ट इतने ब्रिलियंट है कि 20-30 लाख रुपए में वर्ल्ड क्लास गैन रेडार बना के हाथ में दे दिया। आप सोचो 40,000 करोड़ रुपए अगर तुम इंडियन साइंटिस्ट को दे दोगे, जितना अमेरिका ने खर्चा किया अपने ऊपर, भाई हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे? ओके, हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे? यू कैन नॉट इमेजिन द लेंथ वी कैन गो। इसरो का तुम कर दो नासा जितना बजट, इसरो का तुम नासा जितना बजट कर दो, नासा रोने लगेगा। व्हाट इसरो इज डूइंग इन 1/100 ऑफ नासाज बजट। ओके, और उसमें से इसरो का मेन बजट कहां जाता है पता है? सैलरीज एंड पेंशंस। सैलरीज एंड पेंशंस पे मेन बजट आता है, नॉट ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो दैट इज द होल थिंग। ओके, दैट इज द होल थिंग। व्हेनेवर you will become an IAS ऑफिसर, प्लीज हैव दिस आउटलुक। ओके, गो विद दिस माइंडसेट कि यार इसमें कुछ करना है। ओके, भौकाल बनाना ठीक है, बट इसमें कुछ करना है, बिकॉज लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज, लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज आर देयर। ठीक है, जियो थर्मल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के साइट्स आपको देखना है, तो मणिकरण में है, मणिकरण में देर इज गुरुद्वारा एज वेल एज अ माता का मंदिर। आई थिंक मणिकरण में जो गुरुद्वारा है, उसमें जो लंगर बनता है वो गर्म पानी से बनता है। यू डोंट नीड टू बॉयल वाटर, है ना? यू डोंट नीड टू बॉयल वाटर, क्योंकि वो ऑलरेडी बॉइल्ड वाटर आपको ये मिलता है। ठीक है, नेचुरल गीजर है। यस, दैट्स समथिंग दैट आई रिमेम्बर। पुगा वैली वहां पर आपको, और मणिकरण में, तो इसको आपको पुगा वैली मणिकरण एनसीईआरटी में सिर्फ एक फ्लीटिंग मेंशन है। आपको इसको विकिपीडिया पे और गूगल पे खोल के देखना है, हो सके तो। ओके, आप कर लो। आई हैव नॉट गॉन देयर, बट आई हैव सीन ऑन यूट्यूब। यूजेस कुकिंग, हीटिंग, बेदिंग एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन में, तो ये कुंड वगैरह कहाँ पर आपको मिलता है? जियोथर्मल राजगीर में मिलता है। राजगीर आपको पता होगा, मौर्यन डायनेस्टी, हरियंका डायनेस्टी का पहला कैपिटल। सो वहां पर जो है राजगीर में देयर इज अ कुंड, गरम कुंड। टाइडल एनर्जी, एनर्जी हार्नेस्ड फ्रॉम टाइड्स। आपका टाइडल एनर्जी इंडिया में क्या सीन है, इसको जरूर देखना है आपको। इंडिया में कौन कौन से एरियाज है, ओके, वो भी आपको देखना है। ये बद्रीनाथ में भी है। मेजर साइट्स इंडिया में गल्फ ऑफ कच्छ में। ठीक है, तो ये रन ऑफ कच्छ आया था क्वेश्चन, रन ऑफ कच्छ, ये क्वेश्चन आया था आपका 2023 में। तो यहां पर आप समझ रहे हैं, जितना आप एनसीईआरटी को यूज करके क्यूरियस होइएगा, जितना आप बैठे रहिएगा विकिपीडिया पे लिखते रहिएगा, कितना क्यूरियस होइएगा, पढ़ते रहिएगा, उतना आपका ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट में नंबर आएगा। मैंने वही बताया ना, आप क्यूरियोसिटी मैन्युफैक्चर करनी है बेसिकली। आपको क्यूरियोसिटी है नहीं हमारे पास, वी वुड रादर वॉच नेटफ्लिक्स और अदर थिंग्स। तो यही क्यूरियोसिटी को मैन्युफैक्चर करते रहो, और फाइनली यू विल बी एबल टू स्कोर वेल। ठीक है, बायोगैस, gaseous fuel produced from organic waste. It comprised mainly of methane and carbon dioxide. तो कैसे होता है बायोगैस प्लांट? क्या है इंडिया में कोई स्कीम चल रही है क्या? आप विकास पीडिया पे जाके बायोगैस टाइप करोगे तो 10 स्कीम्स आ जाएगी। स्टेट वाला छोड़ देना, स्टेट नहीं पढ़ना है। यूनियन के स्कीम्स जितने हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जितने हैं, वो आपको देख लेना। ठीक है,
यस, आई थिंक द सतत स्कीम हमने किया था पीटी 365 में। ओके, rocks containing copper appear blue, green diamonds are very rare. Rocks are aggregates of one or more minerals. Oldest known rocks are in Western Australia. Norway has pioneered hydroelectricity. Scotland hosts the world's first solar and wind power bus stop. Switzerland lacks significant mineral deposits, something which was given in the NCERT. वर्ल्ड्स फर्स्ट टाइडल एनर्जी स्टेशन कहां पर बना था? फ्रांस में। ये इंपॉर्टेंट है, आपको टाइडल एनर्जी से 4-5 स्टेटमेंट का क्वेश्चन दे देगा, तो उसमें हो सकता है कि ये डाल दे कि वर्ल्ड का पहला टाइडल एनर्जी स्टेशन इंडिया में बना था, नहीं फ्रांस में बना। ओके, क्या क्या होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी? सो यू हैव गॉट द प्राइमरी एक्टिविटी व्हिच इज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जांपल्स इंक्लूड एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग। सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होता है? जब आप उसी नेचुरल रिसोर्स को, ओके, यस, गुजरात हैज द हाईएस्ट, करेक्ट, गुजरात हैज द हाईएस्ट टाइडल पोटेंशियल। प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जब आप करते हो, प्राइमरी एक्टिविटी होता है जब आप उसको एक्सट्रैक्ट करते हो, और जब उसको प्रोसेस करते हो वो सेकेंडरी हो जाता है। ऐसे समझो, अगर आपका एक माइन है, इफ यू आर एन ओनर ऑफ अ माइन, तो आप कौन से एक्टिविटी कर रहे हो? प्राइमरी एक्टिविटी। अगर आपका एक इंडस्ट्रियल प्लांट है, तो आप क्या कर रहे हो? सेकेंडरी एक्टिविटी। और अगर आपका एक बैंक है, या आप उन लोगों को सपोर्ट दे रहे हो, तो वो क्या होता है? सर्विस एक्टिविटी, टर्शरी एक्टिविटी। तो जब आईएएस बनोगे तो किस में जाओगे? आईएएस बनोगे तो प्राइमरी एक्टिविटी होगा, सेकेंडरी हो गया, टर्शरी होगा? इट विल बी टर्शरी ओनली। ओके, सपोर्टिंग एक्टिविटी। देन यू हैव गॉट द एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी। उसमें सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सभी को आपको डिटेल में पढ़ना है। अब जैसे सेरिकल्चर है, तो सेरिकल्चर इंडिया में कहाँ कहाँ पे है? उसके बाद इंडिया में जो सिल्क वर्म होता है, सिल्क वर्म का क्या बिहेवियर होता है, सिल्क वर्म कैसे होता है, किस तरीके से उसका मेटामॉर्फोसिस होता है। उसके बाद व्हाट इज द प्रोसेस, द होल प्रोसेस। कोई जीआई टैग है कि नहीं सिल्क साड़ी को? ओके, वर्ल्ड का लीडर कौन है सेरिकल्चर में? दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू एक्सपैंड। फिशिकल्चर में इंडिया का क्या सीन है? ब्रीडिंग ऑफ फिश इन कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स। सो इंडिया का नंबर क्या है वर्ल्ड में? किस तरीके से होता है? कोई फिश है क्या? महासीर, आपको याद होगा गोल्डन महासीर करके क्वेश्चन आया था, पीएम मत्स्य योजना, ये सारी चीजें। ग्रेप्स को उगाने के लिए कैसा इन्वायरमेंट चाहिए? कल ही हमने पढ़ा था मेडिटेरेनियन इन्वायरमेंट सिट्रिक के लिए बहुत अच्छा है। मेडिटेरेनियन कहाँ कहाँ मिलेगा दोस्त? मेडिटेरेनियन आपको मिलेगा मेडिटेरेनियन रीजन, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, साउथ यूरोप, साउथ वेस्ट, साउथ अमेरिका, कैलिफोर्निया और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट, ये हमने पढ़ लिया था। हॉर्टिकल्चर में इंडिया में कोई है टॉप टू टोटल स्कीम? आपने सुना होगा टॉप टू टोटल स्कीम। तो एमएसपी मिलता है क्या सब्जियों के लिए? क्या सब्जियों के लिए एमएसपी मिलता है? डू यू गाइस गेट एमएसपी फॉर सब्जी? यू डोंट गेट, ओके, यू डोंट गेट दैट। लेकिन सरकार का एक टॉप टू टोटल स्कीम है, जहां पर पहले टीओपी का फुल फॉर्म क्या है दोस्त? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीओपी? टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो। ये तीन सब्जी का था कि हम लोग जो है प्राइस डिस्कवरी वगैरह में हेल्प करेंगे। अब टोटल मतलब क्या है? टॉप से इन्होंने कर दिया टोटल, मतलब सारे जितने भी सब्जियां हैं वो जो है बहुत सारे एक्स्ट्रा सब्जी को अब इन्होंने इसमें ऐड कर दिया। ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको ZBNF, मल्चिंग, ये सारे पर्मा कल्चर, इन सब का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा आप उसको खोल के विकिपीडिया जरूर करना। ZBNF के बारे में, मल्चिंग के बारे में, पर्मा कल्चर के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट। ओके, अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज एंगेज इन एग्रीकल्चर। ठीक है, क्या क्या टाइप के फार्मिंग होते हैं? तो यू हैव गॉट द सबसिस्टेंस फार्मिंग, जहां पर सिर्फ फार्मर अपने फैमिली के नीड के लिए फार्मिंग करता है। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी और हाउस होल्ड लेबर लगता है। उसमें इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है, जहां पर एक स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, सिंपल टूल्स और लेबर, हाई लेबर यूज करके आप कर सकते हो। जहां पर एम्पल सनशाइन होता है, फर्टाइल सॉइल्स होता है, वहां पर मल्टीपल क्रॉप्स आप ग्रो कर सकते हो। इट इज प्रेवलेंट इन डेंसली पॉपुलेटेड मॉनसून रीजन्स ऑफ साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया।
देन यू हैव गॉट द प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये कौन करता है दोस्त? प्रिमिटिव सबसिस्टेंस पीवीटीजीज करते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जो कि बेसिकली बहुत प्रिमिटिव टूल्स को यूज करते हैं। पीवीटीजी टोटल कितना है लिस्ट पीवीटीजीज का? 75। पीवीटीजी कौन डिक्लेयर करता है? एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। हाईएस्ट पीवीटीजी किसके पास है, किस स्टेट के पास है? ओडिशा। सो दिस वाज ए क्वेश्चन आई थिंक बैक इन 2018, 18 या 17 का ये क्वेश्चन था पीवीटीजी का। ओके, हुई हुई तो ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर वगैरह प्रैक्टिस करते हैं सेमी एरिड, एरिड रीजन, फॉरेस्टेड रीजन में यूज करते हैं। दे कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नोमैडिक हर्डिंग भी आपका प्रिमिटिव सबसिस्टेंस में आ जाता है। देन यू हैव गॉट द कमर्शियल फार्मिंग, जहां पर क्रॉप्स या लाइफ स्टॉक जो है वो मार्केट में बेचने के लिए आप फार्म करते हैं, ठीक है। एडवांस टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इक्विपमेंट और लार्ज स्केल प्रोडक्शन मेथड आप जो है इसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो कमर्शियल फार्मिंग में जो है कोई भी अगर ऐसा स्कीम है सरकार का, तो वो विकासपीडिया से जरूर हमें देखना है। ओके, प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। इट रिक्वायर्स सब्सटैंशियल लेबर और कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो आपको रबर का प्लांटेशन, रबर के ट्रीज कैसे होते हैं, ये सारी चीजें देखनी है। कॉफी कैसे होता है, कॉफी कहाँ उगता है, इंडिया में कौन सा कॉफी होता है, अराबिका होता है, रोबस्टा होता है, ये सब चीजों को हम कवर करेंगे। टी प्लांटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, टी से क्वेश्चन आ चुका है बाय द वे ऑलरेडी। टी से क्वेश्चन 2022 में आया था कि टी कहाँ कहाँ पे होता है, टी प्लांटेशन जो है वो कहाँ कहाँ पे होता है। तो हर स्टेट में होता है, जहां जो जो ऑप्शंस में था। फॉर एग्जांपल, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा में होता है, असम में होता है, त्रिपुरा में होता है, आंध्र प्रदेश में ईस्टर्न घाट्स में होता है, बिकॉज दे विल प्रोवाइड यू दैट काइंड ऑफ एनवायरमेंट। वेस्टर्न घाट्स में आपका टी इंक्लूडिंग सम पैचेस टी हो जाता है। तो ये जो है बहुत ही एक वर्सेटाइल प्लांट है इंडिया के कंडीशन के हिसाब से। ब्राजील में होता है आपका कॉफी, ओके। और बेसिकली कॉफी जो है आपको अरेबियन पेनिनसुला में भी काफी ज्यादा होता है, जिसमें अराबिका कॉफी जिसको हम कहते हैं। देन देयर इज अ रोबस्टा कॉफी, ओके। ऑलराइट, आई थिंक वी कैन एंड इट हियर। वी कैन एंड इट हियर, ज्यादा नहीं है, एक दो चैप्टर है। आई थिंक 9th के साथ हम इसको कल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है।